हमको मालूम है राजनीति की हकीकत, लेकिन इस लेकिन शब्द के साथ बीते 7.5 वर्ष में क्या कुछ इस देश में बदल गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश में ढोल इसी बात के पीटे जाते हैं कि जिसके साथ इस देश का वोटर हो गया उसे कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का इंतजार। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना खर्च बीजेपी ने किया और 2014 में जितना खर्च प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किया गया, अगर इन दोनों और तीनों परिस्थितियों को एक साथ जोड़ लीजिएगा तो यकीन जानिए 1952 से लेकर 2009 तक के चुनाव में जितना भी खर्च हुआ उससे कहीं ज्यादा खर्च सिर्फ आपको इन दो चुनाव में ही नजर आएगा। तो क्या 2024 की बिसात भी इसी पूंजी पर टिकी होगी, या फिर इस दौर में जो पूंजीवादी ताकतें होती हैं वह इस देश में प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा होता है या जिसमें जरा भी संभावना होती है, क्या वह उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसको इस रूप में बल देती है कि वह सत्ता को प्राप्ति कर ले। और उसके बाद जिन नीतियों को इस देश में लागू किया जाता है वो हर कोई जानता है सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पद ही होता है। और मौजूदा वक्त में तो यह और साफ हो चला है कि इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई भी हो, समूची ताकत पीएमओ में ही है। पीएमओ में बैठा हुआ अंडर सेक्रेटरी भी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर पर भारी पड़ता है। तो क्या वाकई इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था भारत की बदल चुकी है, राजनीति बदल चुकी है और 2024 को लेकर जो बिसात इस देश के भीतर में बिछ रही है और जिसकी अनुगुंज बहुत हौले हौले सुनाई देने लगी है, उसके मतलब और मायने क्या है? क्या वाकई पूंजी के आश्रय ही इस देश में सियासत की जा सकती है? क्या वाकई जो पूंजी लगाता है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है? और इस देश के भीतर में अभी भी इतनी संपत्ति है कि उस संपत्ति को लूट के लिए हर कैपिटलिस्ट और हर पूंजीवादी चाहता है कि उसके साथ जो राजनीतिक तौर पर जुड़े वह राजनीति उसके अनुकूल नीतियों को बनाए। तो क्या इस देश में 2014 के बाद जितनी भी पॉलिसी बनाई गई और जो बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इतने सारे कानून जो विकास में अड़चन पैदा करते थे उन कानूनों को खत्म करना जरूरी था, प्रधानमंत्री ने कई बार इसका जिक्र किया है, कई मंचों से किया, यहां तक कि लाल किले के प्राचीर से भी किया है। तो ऐसा क्या है कि 2014 तक इस देश के भीतर में कानून रेंगता था? इस देश के भीतर में 2014 से पहले हर किसी के हक की बात होती थी, लेकिन नई परिस्थितियों में कानून जटिलताओं के साथ परोसे गए और उसे खत्म करने की दिशा में एक के बाद एक जो भी पॉलिसी बनाई गई उसे रिफॉर्म का नाम दिया गया। यह एक आधार है। आज जिस बात पर चर्चा करने की जरूरत है वह इस बात को लेकर है, क्या वाकई ममता बनर्जी की उड़ान सिर्फ पॉलिटिकल है? क्या ममता बनर्जी जिस उड़ान की दिशा में जाना चाहती है उनके पीछे क्या वही ताकतें आकर खड़ी तो नहीं हो गई हैं जो कल तक नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी थी? या फिर इस दौर में दुनिया भर के कॉरपोरेट और दुनिया भर के कैपिटलिस्ट ने समझ लिया है कि भारत में एक व्यक्ति के आश्रय आप ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं, तो अब आपको नए प्यादों को खोजना होगा? क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? हो सकता है इसको थोड़े से कयास के साथ शुरुआती दौर में रखिए, क्योंकि कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें किसी जो पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, उसकी जानकारी इस देश में किसी को नहीं होगी। किसी को नहीं मतलब जांच एजेंसी को भी पता नहीं चलेगा। और 2-3 वर्ष के भीतर यानी मार्च 2018 से लेकर अक्टूबर 2021 तक तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आ गया। यह पैसा जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया उसका कच्चा चिट्ठा इलेक्शन कमीशन के पास है, वो सामने भी आ जाता है। लेकिन कौन थे जो पैसा दे रहे थे? अलग तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस देश में 4 ट्रस्ट भी बने। वो 4 ट्रस्ट भी अलग अलग कॉर्पोरेट से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्हें देना है उसको दे देते हैं। लेकिन 2014 से परिस्थितियां क्या वाकई बहुत ज्यादा बदल गई है? और मौजूदा वक्त में जब इस देश के भीतर में बार बार किसान आंदोलन के मद्देनजर या फिर इस देश की तमाम योजनाओं को लेकर 2 ही कॉर्पोरेट के नाम उभर कर सामने आए, अंबानीज और अडानीज, और यह दोनों विपक्ष की राजनीति में किसी खलनायक की तरह नाम लिए जाने लगे। किसान आंदोलन के तमाम जगहों पर जहां वो लोग बैठे हैं वहां भी चले जाइएगा तो वहां आपको बकायदा अंबानीज और अडानीज का नाम चस्पा दिखाई देगा। और ध्यान दीजिए, दिल्ली की सीमा, खासतौर से गाजीपुर में जहां किसान बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुहाना है, दिल्ली से लगता है, वहां पर जो किसान बैठे हैं उन किसानों के बीच एक ही नेता मंच तक पहुंचा और वहां बहुत देर तक बैठा रहा। वह नेता यशवंत सिन्हा थे, जो टीएमसी में शामिल होने के बाद किसानों के बीच गए। यशवंत सिन्हा अपने तौर पर विदेशी पढ़ाई, विदेशी वर्ल्ड बैंक में काम करते हुए यहां तक पहुंचे, नौकरशाह के तौर पर रहे हुआ, और वह इस देश और दुनिया की कैपिटलिज्म को बाकायदा बाखूबी समझते हैं, जैसे मनमोहन सिंह समझते थे।
जैसे इस देश में एक वक्त में मोंटेक सिंह अहलुवालिया समझते थे, जैसे तमाम वो लोग जो इकोनॉमिक एडवाइजर हों या फिर इस देश की इकोनॉमी को संभालने की दिशा में उनका बड़ा योगदान माना जाता हो, उसमें आप चिदंबरम साहब को भी रख लीजिए। ये सभी कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियों से प्रभावित रहे हैं, उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज से प्रभावित रहे हैं जो भारत को अभी भी एक बाजार के तौर पर देखती है और वहां से मुनाफा कमाने की परिस्थितियों को अपने साथ ले जाना चाहती है। हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र बड़ा पीछे चला जा रहा है। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, इन दोनों चुनाव के बीच में 18 राज्यों के चुनाव, उसके बाद अब 2024 के चुनाव का इंतजार, उससे पहले उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, इन तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव का जिक्र। ये सारी परिस्थितियों में ऐसी कौन सी स्थिति बन गई जिसमें ममता बनर्जी ने झटके में कहा यूपीए का आप कोई मतलब नहीं है। यूपीए का मतलब था कांग्रेस की अगुवाई करने वाले गठबंधन, और उस यूपीए के भीतर में ममता बनर्जी भी एक बार शामिल हुई थी। वो कौन सी परिस्थितियां बन गई जिसमें अंबानीज और अडानीज किसानों के लिए मौजूदा वक्त में खलनायक हैं, लेकिन अब अडानी के साथ ममता बनर्जी को बैठक करने की जरूरत पड़ी और बंगाल में उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर लोग पूंजी लगाए। क्या सिर्फ यही मसला है? या फिर जो ताकतें थी वो भारत में जिस रिफॉर्म को देख रही थी, जिस मार्केट को खोज रही थी, उसमें पहली बार नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक रिफॉर्म के एस्पेक्ट और उसके समानांतर जिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में बढ़ रहे थे, उसमें जैसे ही वो पीछे हटे और वो तमाम सवाल जो कॉर्पोरेट का हित साधते थे, उसको लेकर कुछ सवाल अगर हर के जहन में आया तो उसके साथ पहली बार भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी निकल कर आया और इस बात का जिक्र किया गया कि अगर राज्यों को अपने साथ केंद्र सरकार कर लेती तो यह कानून भी पास हो जाते। यह कानून को ब्लैक कानून नहीं कहा जाता। तो क्या जो ताकतें पैसे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे खड़ी होती है वह धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की भूमिका बड़ी होती है? और क्या इस दौर में, खास तौर से अगर हम आज शुरुआत में ममता बनर्जी और कांग्रेस का ही जिक्र करें तो हमको लगता है कि बंगाल सबसे बेस्ट है उदाहरण देने के लिए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की 3 दशक तक सत्ता रही, विपक्ष में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पाई। ममता बनर्जी कांग्रेस से छिटकी और लेफ्ट से भी ज्यादा लेफ्ट हो गई, यानी अल्ट्रा लेफ्ट की परिस्थितियों को उन्होंने अपनाया, तृणमूल कांग्रेस बनाई। तृणमूल कांग्रेस के जरिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो पूरे तरीके से सिंगूर से याद कीजिए और लालगढ़ तक चले जाइए, उस पूरे परिस्थिति में वो विरोध करती रही उन पॉलिसीज का जो कॉर्पोरेट के हित में थी और वो कहीं ना कहीं उस जनता से जुड़ी सत्ता उनको मिल गई। इस दौर में कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता गंवाई और आज की तारीख में कांग्रेस जो कॉर्पोरेट के साथ 2014 से पहले मनमोहन सिंह की अगुवाई में खड़ी नजर आती थी, राहुल गांधी के दौर में आते आते वही कांग्रेस अब लेफ्ट की दिशा में चली गई। उसके लिए बड़े मुद्दे किसान और मजदूर हो गए, यानी लेफ्ट इस दौर में गायब हो गया। कांग्रेस सेंटर से लेफ्ट में पहुंच गई। ममता बनर्जी लेफ्ट से अल्ट्रा लेफ्ट की दिशा में गई थी, लेकिन अब वो समझ गई हैं कि अब जब बंगाल पर उनका कब्जा है तो उन्हें अपना विस्तार करना पड़ेगा। और हैरत मत आइए, आने वाले वक्त में आपके पास यह भी जवाब आ जाए कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस जो है, इस नाम में कहीं एक बंगाली कल्चर है, तो इस नाम और इसमें मजदूर और लेफ्ट का एस्पेक्ट है, तो अब इस नाम को बदल देते हैं। यूं भी दूसरे राज्यों के नेताओं को शामिल करने के लिए तृणमूल ने अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया कि हम दूसरे राज्यों के नेताओं को भी साथ लेंगे, इसीलिए उन्हें अब बीजेपी से आया हुआ नेता भी बर्दाश्त है और कांग्रेस से आया हुआ नेता भी वो बर्दाश्त करेंगे और तमाम छत्रपों को भी बर्दाश्त करेंगे और छत्रपों के साथ मंच शेयर करने से भी नहीं कतराएंगे और यूपी अब दूर की गोटी है, ये कहने से भी वो नहीं चुकी। लेकिन यहां सवाल सिर्फ पूंजी का है। क्या वाकई मोदी सरकार के काल में यह नजर आने लगा कि पूंजी अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आप सत्ता में नहीं आ सकते?